बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रुकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस। इंटरमीडिएट पार्ट 2 में आज हम लेक्चर नंबर 5 में अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड जो बाकी जो कुछ टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि एसी सर्किट क्या है, और एसी सर्किट में जो पहला पार्ट है आपका एसी थ्रू अ रजिस्टर, वो कैसे काम करता है कि अगर एक अल्टरनेटिंग सोर्स किसी रजिस्टर के साथ अटैच कर दिया जाए तो उसके अंदर करंट और वोल्टेज का क्या रिलेशन होगा, उसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे, उसकी इक्वेशन ड्रा करेंगे और उसके ज़रिए से हम उसकी वेक्टर फॉर्म को ड्राइव करेंगे। ठीक है जी। तो उससे पहले जो है वो पिछले जितना पोर्शन में पढ़ लिया हुआ है उसमें कितने शॉर्ट क्वेश्चन और कितने न्यूमेरिकल आपके कवर हो रहे हैं वो भी हम साथ साथ ही कवर करते जाएंगे। ठीक है जी। तो इसमें आपके जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पहले 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं, यानी कि पहला और तीसरा। तो स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन थे, उसके बाद इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे और उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, अ साइनोसॉइडल करंट हैज आरएमएस वैल्यू ऑफ 10 एम्पीयर, व्हाट इज द मैक्सिमम और पीक वैल्यू। ठीक है जी। तो उसने कहा है कि इसके अंदर आपके पास जो वैल्यू है वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, यानी कि आई आरएमएस की वैल्यू दी हुई है और हमने जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो आई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू को हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करते होते हैं। हमने अल्टरनेटिंग करंट के अंदर आरएमएस जब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बारे में, करंट और वोल्टेज के बारे में पढ़ा था, तो उसके अंदर भी हमने ये फार्मूला पढ़ा था, आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। ठीक है। तो हमने कैलकुलेट क्या करना है, आई नॉट, तो ये वाला फार्मूला यूज किया है, तो अंडर रूट 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाए आई नॉट इज इक्वल टू आई आर एम एस मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2। यहाँ पे देखे स्लैश खत्म हो गई है। अब आई आर एम एस की वैल्यू जो है 10 एम्पेयर है, इसके अंदर हमने पुट की और इसको मल्टीप्लाई करवाया, आंसर आ गया 14.14 एम्पेयर। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, अगर आप किसी भी साइनोसॉइडल करंट जिसकी वैल्यू है 10 एम्पेयर, उसको हम सर्किट में फ्लो करवाते हैं तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 14.14 तक जा सकती है। इसी तरह अगर वो वोल्टेज के लिए कह दे तो फिर भी आपने यही फार्मूला यूज करना है, लेकिन यहाँ पे वी आरएमएस और वी नॉट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इंपॉर्टेंट है और ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप पेपर में अक्सर आते होते हैं। हाउ मेनी टाइम्स पर सेकंड विल एन इनकैंडेंस्ड लैम्प रीच मैक्सिमम ब्रिलियंस व्हेन कनेक्टेड टू अ 50 हर्ट्ज सोर्स। उसने कहा कि एक लैंप को अगर हम किसी सोर्स के साथ अटैच करें जिसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो बताएं कि उसकी वैल्यू कितनी मर्तबा मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी 1 सेकंड के अंदर। अब 50 हर्ट्ज का मतलब ये होगा कि एक साइकिल जो है वो उसका जो क्या नाम है टाइम पीरियड जो है 1 सेकंड के अंदर 50 साइकिल्स गुजर रहे हैं। अब हमें पता है कि एक कंप्लीट साइकिल जो होता है वो 2 से मुश्तमिल होता है, पॉजिटिव साइकिल हाफ पॉजिटिव होता है और हाफ नेगेटिव होता है, यानी कि एक मरतबा वो पॉजिटिव में मैक्सिमम होगा, दूसरी मरतबा वो नेगेटिव में मैक्सिमम होगा। तो अगर तो 50 साइकिल्स गुजर रहे हैं 1 सेकंड के अंदर, 50 साइकिल गुजर रहे हैं, तो कितनी मरतबा वो मैक्सिमम वैल्यू जनरेट करेगा। 50 जो आपको वर्ड दिया हुआ है ये टोटल के लिए, यानी कि पूरी एक वेव के लिए। तो वेव के अंदर 2 हिस्से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है और नेगेटिव डायरेक्शन यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में भी वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है और होती है। ठीक है जी। तो 50 का मतलब ये है कि इसके अंदर 2 साइकिल आएंगे, जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो टोटल 100 टाइम ये वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगी, मैक्सिमम ब्रिलियंस पे 100 टाइम पहुंच जाएगी, क्योंकि इसके अंदर साइकिल 2 आ रहे होते हैं। द ब्रिलियंस ऑफ अ लैम्प विल बिकम मैक्सिमम ट्वाइस इन 1 साइकिल। एक जब साइकिल गुजरता है इसका मतलब है कि 2 वैल्यू मैक्सिमम होती है, 2 मरतबा। अगर 2 साइकिल गुजरेंगे तो 4 मरतबा हो जाएगा, 3 साइकिल गुजरेंगे तो 6, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे जो भी नंबर आपके पास आएगा। अब यहाँ पे आपके पास नंबर क्या है 50, तो इससे जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 100 टाइम्स। ऐसी साइकिल बिकॉज द करंट आल्सो बिकम मैक्सिमम 2 टाइम इन अ साइकिल। तो एक साइकिल के गुजरने के बाद कितनी मरतबा करंट मैक्सिमम होता है, 2 मरतबा होता है, हाफ पॉजिटिव के लिए और हाफ ही नेगेटिव साइकिल के लिए। एज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी साइकिल इज 50 हर्ट्ज। हमें बताया कि फ्रीक्वेंसी कितनी है जी 50 हर्ट्ज। तो मैक्सिमम ब्रिलियंस शोन बाय द लैम्प पर सेकंड इज इक्वल टू
ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी साइकिल, क्योंकि इसके अंदर 2 साइकिल हैं तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, ट्वाइस, 2 को ट्वाइस बोलते हैं, ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स, तो डबल हो जाएगी फ्रीक्वेंसी उसकी, तो 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 50 और ये आपके पास आ जाएगा 100 टाइम, हेंस द ब्रिलियंस विल बी मैक्सिमम 100 टाइम इन 1 सेकेंड। तो एक सोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर वो 50 साइकिल गुजार रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिला के, तो बताएं कि कितनी मरतबा वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो 100 टाइम उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि डबल हो जाएगी वैल्यू पहले की निस्बत। अच्छा जी, न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 1 और न्यूमेरिकल नंबर 2 बड़े ही सिंपल से हैं और फार्मूले आपने पढ़े हुए हैं, सिंपल से आपने उसको ये कंपेयर करना है और उसका आंसर निकालना है। An alternating current is represented by equation I is equal to 20 sin 100 pi t। ये इक्वेशन उसने दे दी है अल्टरनेटिंग करंट की, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है I is equal to I नॉट sin ओमेगा t, तो उसी से रिलेटेड ये फार्मूला आ गया। कंप्यूट्स इस फ्रिक्वेंसी एंड मैक्सिमम एंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, 3 चीजें कैलकुलेट करनी है हमने। गिवन डाटा के अंदर क्या है, इक्वेशन ऑफ करंट, क्या करंट की इक्वेशन है ये लिखी हुई है, ये हमने दोबारा से राइट कर ली, इक्वेशन नंबर 1 को नाम दे देते हैं। अब कैलकुलेट क्या करना है इसके अंदर, फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम करंट और आरएमएस वैल्यू करंट की, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अभी पिछले शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हमने एक आरएमएस का फार्मूला पढ़ा था, उसी को दोबारा से यूज करेंगे, लेकिन पहले जो तरतीब के साथ जो हमारे पास इक्वेशन आई, जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसको पहले हम सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, कैलकुलेशन के अंदर हमने एक जनरल इक्वेशन पढ़ी हुई है अल्टरनेटिंग करंट के केस में या वोल्टेज के केस में, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी, या इसको हम लिखते थे I इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी के बराबर लिखते थे, ठीक है जी। तो अब ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को किया कंपेयर करना, क्योंकि ये भी करंट की इक्वेशन है, ये भी करंट की इक्वेशन है, दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद ये राइट साइड आ गई और ये लेफ्ट साइड आ गई, यानी कि ये पहली इक्वेशन आ गई और ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो इधर से आई साइन से कट जाएगा, इसी तरह टी से कट जाएगा, और जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद यहाँ से आपको ये नज़र भी आ रहा है कि 2 पाई एफ टी बराबर है 100 पाई टी के, यानी कि हमने क्योंकि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो फ्रीक्वेंसी ब्रैकेट के अंदर आ रही है, तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को कंपेयर कर लिया इधर, ठीक है जी। तो पाई से कट गया, टी से कट गया, बाकी रह गया 2f इज इक्वल टू 100, और जब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड होगा तो 100 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 50 हर्ट्ज आपका आंसर आ जाएगा। नंबर 2 पे आपके पास है जी मैक्सिमम करंट क्या है, तो मैक्सिमम करंट हम यहाँ से भी कंपेयर करके निकाल सकते हैं, यानी कि ये पूरी इक्वेशन जब इसके साथ कट गई, साइन से कट गया, ये इधर आई नॉट है पहले और इधर क्या आ रहा है 20 आ रहा है, तो आई नॉट किसके बराबर आ गया 20 के, यहां से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और तीसरा फार्मूला जो अभी हम बढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले, आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाय √2, तो √2 तो हमारे पास इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 0.7 भी लिख सकते हैं, या वैसे डिवाइड करवा दें तो आपकी मर्जी के। आई नॉट की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं 20 एम्पेयर, तो यहाँ पे 20 आ गया, 20 डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल टू 14 एम्पेयर। कैलकुलेशन कर लेनी है आपने और सिंपल सी है, 0.7 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें या फिर √2 कर लें इसके साथ, ठीक है जी। तो ये सिर्फ क्या किया हमने, इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 के साथ कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद यहाँ पे जो पहली वैल्यू थी उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को कंपेयर किया तो ये आ गया, और जो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वाली वैल्यू आ गई थी उसको हमने इस फार्मूले के जरिए से हल कर लिया। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 2, a sinusoidal AC has maximum value of 15 एम्पेयर, तो मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट की वैल्यू आपके पास आ गई 15 एम्पेयर। व्हाट इज आरएमएस वैल्यू, करंट की आरएमएस की वैल्यू को फाइंड करनी है। इफ द टाइम इज रिकॉर्डेड फ्रॉम द इंस्टेंट द करंट इज 0 एंड बिकम पॉजिटिव, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट। इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट की फाइंड करनी है, यानी कि आई की वैल्यू। ये यहाँ पे ये इक्वेशन भी आपको नजर आ रही है, ये जो पहला आई लिखा हुआ है ना, ये इंस्टेंटेनियस करंट कराता है और इस इक्वेशन के जरिए से इसको कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह अच्छा जी, करंट आफ्टर 1 और 300 सेकेंड गिवन द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, तो टाइम की वैल्यू दी हुई है,
फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है और मैक्सिमम करंट की वैल्यू दी हुई है। जो कैलकुलेट हमने क्या करना है, दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक IRMS की वैल्यू रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू और दूसरी इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू। तो गिवन डाटा के अंदर हमारे पास ये चीजें आ गई हैं, डिटरमाइन टू डिटरमाइन के अंदर हमारे पास ये दो कैलकुलेशन करनी है हमने। अच्छा, तो अभी हमने फार्मूला पहले पढ़ा हुआ है, IRMS इज इक्वल टू I नॉट अंडर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। तो I नॉट की वैल्यू हमें गिवन है, इसके अंदर वैल्यू पुट की है और इसे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 10.6 एम्पियर। ठीक है जी। और हमें बताया कि अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन क्या है, I इज इक्वल टू I नॉट साइन 2 पाई FT ऊपर यूज कर चुके हैं हम यहाँ पर। ठीक है, और हमने टॉपिक के अंदर भी ये बात पढ़ी थी। तो साइन 2 पाई F की वैल्यू आपके पास गिवन है 50 और उसके बाद टाइम की वैल्यू गिवन है 1/300। जब इसे डिवाइड करवाया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 300 तो ये आ जाएगा π/3 आ जाएगा। साइन π/3 की वैल्यू निकालनी है, 15 से मल्टीप्लाई करवाने और आंसर आ जाएगा 12.96 एम्पियर। याद रखनी है बात कि जब भी आपने इंस्टेंटेनियस करंट या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं, क्या बताया मैंने, इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, तो तब हमेशा आपने ये वाली इक्वेशन यूज करनी है, या इधर भी हमने लिखी हुई है ये वाली इक्वेशन। अगर करंट होगा तो इधर I आ जाएगा दोनों के साथ, और अगर वोल्टेज है तो इधर V और V नॉट आ जाएगा। समझ आ गई बात की। तो अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, तो AC सर्किट के बारे में हमने शुरू में मैंने जो आपको आउटलाइन दी थी उसके अंदर भी ये बात हमने की थी कि AC सर्किट के बारे में भी हम देखेंगे। तो एक छोटा सा डिफरेंस है AC सर्किट और DC सर्किट में। DC सर्किट जो होता है वो बिल्कुल सिंपल सा होता है, उसके अंदर एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी अटैच की जाती है। सबसे कम जो हम सर्किट यूज करते हैं उसके अंदर एक रेजिस्टेंस होती है और एक बैटरी जिसकी EMF E होती है। ठीक है जी। तो क्योंकि हमें पता है कि उसके अंदर रेजिस्टर अटैच है, तो रेजिस्टर के अंदर करंट फ्लो करता है, तो उसके करंट को कैलकुलेट करने के लिए या वोल्टेज और करंट की रिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम ओहम्स लॉ का अप्लाई करते हैं वहाँ पर, V इज इक्वल टू IR। तो एक बात आपने यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लेनी है कि जब भी किसी सर्किट के अंदर, चाहे वो AC हो चाहे वो DC हो, दोनों के अंदर हमेशा जब भी हमने रेजिस्टर अटैच करनी है आपने ओहम्स लॉ ओबे करवाना है, ओहम्स लॉ वहां पे अटैच करना है, यानी कि ओहम्स लॉ के बारे में हमने वहां पे डिस्कशन करनी है। DC सर्किट के अंदर क्या है, एक रेजिस्टेंस लगी और एक ही बैटरी अटैच की, तो वहां पर हम कैलकुलेट करने के लिए ओहम्स लॉ लगाएंगे। AC सर्किट में फर्क सिर्फ ये होगा कि बैटरी की जगह पर हम वो AC सोर्स लगाएंगे, जैसे कि हमने पहले लेक्चर के अंदर भी देखा था, और रजिस्टर के साथ अकेला रजिस्टर भी अटैच हो सकता है, उसके साथ कैपेसिटर भी अटैच होगा और इंडक्टर यानी कि कॉइल भी अटैच कर सकेंगे, और तीनों को इकट्ठे भी यूज कर सकेंगे। अब ये बात आपने यहां से अंडरस्टैंड करनी है। द बेसिक एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट करंट सर्किट इज रेजिस्टर। DC सर्किट का जो बेसिक एलिमेंट क्या है वो R है, यानी कि रेजिस्टर उसके अंदर लाजमी अटैच होगा, विच कंट्रोल द करंट और वोल्टेज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज गिवन बाय द ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। तो इसको हम कैलकुलेट करने के लिए ओहम्स लॉ अप्लाई करते हैं, उसका फार्मूला है V इज इक्वल टू IR। अच्छा जी, इन AC सर्किट के अंदर इधर क्या है जी, रेजिस्टर अटैच हो रहा है सिर्फ, और इधर क्या आएगा, इन AC सर्किट द एडिशन टू रेजिस्टर आर टू न्यू सर्किट एलिमेंट, दो और एलिमेंट आ जाएंगे। कौन कौन से, इंडक्टर और कैपेसिटर। इंडक्टर को हम L से रिप्रेजेंट करवाते हैं, ये चैप्टर नंबर 15 के अंदर आता है, और कैपेसिटर के बारे में आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी पढ़ा हुआ है, C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या एडिशन आई है, सिर्फ इंडक्टर लगा देंगे या कैपेसिटर या ये दोनों आ जाएंगे साथ, तो ये आपके पास AC सोर्स बन जाएगा, AC सर्किट बन जाएगा। द करंट एंड वोल्टेज इन AC सर्किट इज कंट्रोल्ड बाय द 3 एलिमेंट R, L एंड C। इसके अंदर एक एलिमेंट है और इसके अंदर 3 एलिमेंट आ गए हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, यानी कि रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। ये डायग्राम के अंदर भी बात वाज़ह हो जाएगी आपके कि ये देखें, अब ये DC सर्किट है, इसके अंदर एक बैटरी अटैच की और साथ एक रेजिस्टेंस अटैच कर दी, साथ की अटैच करेंगे ताकि इसको हम कंट्रोल कर सकें, यानी कि ये दो कंपोनेंट हमारे इंपॉर्टेंट है। इसमें ये वाला सिर्फ एक कंपोनेंट अटैच हुआ, ये आपके पास क्या आ गया, बैटरी की जगह पर AC सोर्स आ गया, और इसके साथ रजिस्टर की जगह पर साथ ये 3 चीजें आ गई, रेजिस्टेंस अटैच की है, इंडक्टर अटैच की है, इंडक्टर और साथ कैपेसिटर अटैच किया है। ठीक है जी। तो ये उम्मीद है कि जो आपके माइंड में
ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एसी और डीसी सर्किट में क्या फ़र्क है, कि अगर किसी जगह पर ये तीनों में से कोई दो या जो है वो अटैच होंगे तो फिर हम कहेंगे कि ये एसी सर्किट, और हम एसी सर्किट के बारे में डिस्कशन करेंगे। और अगर सिर्फ रेजिस्टेंस अटैच होगी और बैटरी अटैच होगी तो हम कहेंगे ये डीसी सर्किट है। आगे आ जाते हैं जी, एसी थ्रू अ रजिस्टर। पहला पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, पहला लॉन्ग क्वेश्चन जिसके जो पेपर में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमने इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर देखना है कि अगर आप किसी भी रजिस्टर को एसी क्वांटिटी करंट या वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है, उसके अंदर करंट की वैल्यू क्या होगी, उसके अंदर वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आज डिस्कस करनी है। और उसकी वेव फॉर्म और उसकी वेक्टर जो क्या नाम है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो भी हमें इसके अंदर देखनी है, और कुछ रिजल्ट हैं जो हमने ऑब्टेन करने। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक एसी सोर्स है जिसके साथ हमने एक रेजिस्टेंस अटैच कर दी, क्योंकि रेजिस्टर लगाने आना उस सर्किट के साथ हमने एसी सोर्स यूज किया, एसी है, और साथ हमने क्या अटैच कर दिया, रेजिस्टेंस अटैच कर दिया जिसकी रेजिस्टेंस है आर। ठीक है जी, और ये एक टर्मिनल हो गया, ये बी टर्मिनल हो गया। ए टर्मिनल को एक इधर ए के साथ अटैच कर देंगे और इधर बी टर्मिनल को इसके बी के साथ अटैच कर देंगे। अब इनिशियली क्या होगा कि जैसे ही हम इसको सोर्स प्रोवाइड करेंगे यानी कि कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ए टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा और बी टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा। तो ए टर्मिनल पॉजिटिव है तो इसका ए टर्मिनल इसके साथ अटैच है तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। हमें पता है कि करंट फ्लो करता है पॉजिटिव डायरेक्शन से होता हुआ नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ, और ये बात हमने शुरू में बात की थी। सेम इसी तरह कुछ टाइम इंटरवल गुजरने के बाद जब ये एक साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आधा पॉजिटिव साइकिल जो है वो इसके अंदर से गुजर जाएगा, कुछ देर के बाद इसकी पोलैरिटी चेंज होगी और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल इधर आ जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल इधर आ जाएगा। अब क्या होगा जी, बी टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे चला गया और ए टर्मिनल जो है वो लो पोटेंशियल पे चला गया। और हमें पता है कि करंट फ्लो कैसे करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो ये बी टर्मिनल से करंट फ्लो करेगा होता हुआ इधर से ए की तरफ से होता हुआ यहाँ पे जाकर स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर दो साइकिल गुजर के गए हैं, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल। ठीक है जी, तो अब हम ये बात कर रहे हैं वोल्टेज की, यानी कि पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। कंसीडर अ सर्किट इन विच अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड विद द अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स एज शोन इन द फिगर। हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक सोर्स है जिसके साथ हमने एक रेजिस्टेंस अटैच की जिसकी रेजिस्टेंस है आर। द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस अ टर्मिनल ऑफ द रेजिस्टर इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। और हमें पता है कि जब हम अल्टरनेटिंग पोटेंशियल की बात करते हैं, वोल्टेज की बात करते हैं, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। ये हमने शुरू में पढ़ा था, V इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा, या हमने लिखा था V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये वाला फार्मूला इसके अंदर होल्ड करेगा। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर ये बात की है कि जब किसी भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस अटैच होगी तो वहां पर कौन सा लॉ अप्लाई किया जाएगा जी, ओहम्स लॉ अप्लाई किया जाएगा। तो ओहम्स लॉ इधर हमने अप्लाई करने के लिए क्या किया, इसी को ओहम्स लॉ में कन्वर्ट कर देना है। कैसे कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि हमें पता है कि ओहम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो हमने वोल्टेज से करंट की वैल्यू को भी करंट के फार्मूले को भी ड्राइव करना है, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ R से डिवाइड करवा दी। एक बात याद रखनी है यहाँ पर कि जब भी आपने किसी भी सर्किट के अंदर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को फ्लो करवाना है, चाहे वो करंट हो चाहे वो वोल्टेज हो, तो आपने सबसे पहले उनकी इक्वेशन ड्राइव करनी है। इक्वेशन से फिर उनके ग्राफ की नेचर आपको समझ आएगी कि ग्राफ किस तरह का इसका बनना चाहिए। यानी कि ये चीज रट्टा नहीं लगा लेनी कि इस तरह यही बनना है, आपने पहले उसकी इक्वेशन ड्राइव करनी है। इक्वेशन कैसे ड्राइव की है, क्योंकि हमें पता है कि रेजिस्टेंस अटैच है, तो रेजिस्टेंस के अटैच होने की वजह से यहाँ पर हम ओहम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। ओहम्स लॉ में इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, हमने दोनों तरफ R से डिवाइड करवा दिया, इधर भी R से डिवाइड करवाया और इधर से भी R से डिवाइड करवा दिया। और हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, पिछली स्लाइड के अंदर हमने देखा था V इज इक्वल टू आई आर, और अगर R को इधर आके डिवाइड करवा दें तो ये क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू V ओवर R। ठीक है जी, तो यहाँ पर V ओवर R किसके बराबर आ गया, I के, और V नॉट ओवर R किसके बराबर आ गया, I नॉट के। यानी कि अगर आप इसको लिखना चाहें
तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं V ओवर R इज इक्वल टू आई के। ठीक होगी बात। इसी तरह अगर आपके पास ये था इंस्टेंटेनियस करंट, तो इंस्टेंटेनियस करंट से रिलेटेड हमने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज निकाले, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को यूज किया और इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू को फाइंड किया। और अगर आपके पास पीक वैल्यू हो ये वाली, तो हम लिखेंगे यहां पर V नॉट डिवाइडेड बाय R। तो इससे रिलेटेड क्या चीज आएगी जी, यहां पे V था तो इधर I आ गया, इधर V नॉट है तो इधर क्या आ जाएगा, I नॉट आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहां पर आपने V नॉट ओवर R आना था तो इसकी जगह पर क्या लिख दिया, I नॉट आ गया। तो ये देखें आप, ये भी इक्वेशन वैसे की वैसे बन गई, ये भी इक्वेशन वैसे बन गई। यानी कि अगर आप इसे V नॉट और I नॉट को निगलेक्ट करें तो हमें ये बात क्लियर नजर आ रही है यहां से कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के, और I यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा के। यानी कि ये दोनों जो हैं ये साइन फंक्शन पे डिपेंड कर रहे हैं। तो साइन फंक्शन की वेरिएशन जिस तरह की होगी वैसे करंट और वोल्टेज की वेरिएशन होगी। ये बात समझ आ गई है। वेयर V is the instantaneous value of the alternating voltage and V naught is the value peak value of the alternating voltage। V क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और V नॉट क्या है, पीक वैल्यू। इसी तरह I क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट की, और I नॉट क्या है, पीक वैल्यू है करंट की जी। अगर हम इनके जगह ग्राफ बनाएं तो ग्राफ किस तरह बनेगा, हमें पता है कि ग्राफ जो है वो एंगल से रिलेट किया जाता है, एंगल को देख के हम ग्राफ बनाते होते हैं। तो क्योंकि अब ये दोनों फंक्शन जो हैं ये साइन के एंगल पर डिपेंड कर रहे हैं, तो साइन 3 पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू देता है और 2 पॉइंट के ऊपर मिनिमम वैल्यू देता है। अगर आप वोल्टेज के मुताबिक ग्राफ बनाते हैं तो वोल्टेज का ग्राफ इस तरह का बनेगा, ये वेव बनेगी, साइनोसाइडल वेव। पहले आपने इधर 0 पुट किया तो आपके पास आंसर ये आ गया, फिर आपने 90 पुट किया तो आंसर ये बन गया इधर। तो इधर मैं मार्क करता जा रहा हूँ साथ साथ ही। अच्छा, तो पहले जब आपने 0 पुट किया तो वोल्टेज की वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि साइन 0 0 पे होता है। इसी तरह जब आपने 90 पुट किया तो ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है जी, तो ये आंसर आएगा इधर, क्योंकि साइन 90 पे वैल्यू होती है मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे इधर बन रही है इसकी। ठीक है। इसी तरह जब आपने 180 पुट किया, 180 पुट करेंगे तो साइन 180 पे 0 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह फिर आपने नेगेटिव पी के लिए 270 पुट किया, 270 के ये आंसर आ गया -1, तो -1 पुट किया तो ये आंसर आ गया इसी तरह आपके पास। ठीक है जी। और फिर आखिर में आपने जब 360 पुट किया तो ये आंसर आ गया, ये नेक्स्ट वीक शुरू हो जाएगी फिर। तो ये आपका ग्राफ इस तरह का बनेगा, ये ब्लू वाला। सेम इसी तरीके से जब आपने इसके अंदर पहली पुट की तो बिल्कुल ग्राफ ऐसा बन गया, ये ग्राफ बन गया इसका यहाँ तक। ठीक है। क्यों इस तरह का ग्राफ बन रहा है, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये सेम फैक्टर पे डिपेंड कर रहे हैं। किसके ऊपर, सेम फैक्टर, यानी कि साइन थीटा के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है और ये भी साइन थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसलिए इन दोनों का ग्राफ एक जैसा बन रहा है। और अगर दो क्वांटिटीज ऐसी हों जिनका ग्राफ एक ही पैटर्न के ऊपर बने, यानी कि जब इसकी वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम थी तो करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम थी, जब वोल्टेज की वैल्यू मिनिमम होगी तो करंट की वैल्यू भी मिनिमम। इधर देखें आप, इस पॉइंट के ऊपर दोनों की वैल्यू 0 है, इस पॉइंट की, इस लाइन के ऊपर दोनों की वैल्यू मैक्सिमम है, इस पॉइंट के ऊपर, इस लाइन के ऊपर दोनों की वैल्यू 0 हो गई, फिर इसके ऊपर नेगेटिव तरफ दोनों की वैल्यू मैक्सिमम, फिर इस पॉइंट के ऊपर दोनों की वैल्यू मिनिमम हो गई। तो यानी कि ये एक ही ग्राफ को फॉलो कर रहे हैं। जब ये एक ही ग्राफ को फॉलो करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ इन फेज हैं, इनके ग्राफ, इनके एंगल के दरमियान कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है की बात। तो हमने इससे रिलेटेड इस ग्राफ को देखते हुए कुछ रिजल्ट्स ऑब्टेन किए हैं, वो रिजल्ट्स आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। बोथ I and V अक्रॉस अ रजिस्टर ऑसिलेट एट द सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। देखें जितने टाइम t के अंदर वोल्टेज के 3 साइकिल गुजर रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, इसी तरह करंट के भी 3 साइकिल गुजर रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, सेम होगी, यानी कि साइकिल की तादाद सेम हो गई। तो 3 साइकिल हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों की फ्रीक्वेंसी एक जैसी होगी। नंबर 2, बोथ I and V go to 0 at the same time, दोनों क्या है, सेम टाइम पे 0 हो रहे हैं। इधर देखें, इधर भी 0 इकट्ठे, इधर भी 0 इकट्ठे, इधर भी 0 इकट्ठे, इधर भी 0 इकट्ठे हो।
बोथ आई एंड वी रीच देयर मैक्सिमम वैल्यू एट द सेम टाइम, तो मैक्सिमम वैल्यू पे इकट्ठे जा रहे हैं। तो इन ग्राफ को देखते हुए जब हमने ये चीज ऑब्टेन कर ली तो इसके हम इसकी वेक्टर फॉर्म भी ड्रा कर सकते हैं। हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर कोई भी चीज, कोई भी क्वांटिटी जीरो पे हो और मैक्सिमम पीक की तरफ जाए तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ आएगी, ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है जी। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें तो करंट भी पॉजिटिव पीक की तरफ जा रहा है और वोल्टेज भी पॉजिटिव पीक की तरफ जा रहे हैं, तो दोनों को हमने स्ट्रेट लाइन में इधर शो करवा दिया, ठीक होगी बात। तो यानी कि अब दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों क्या है, पैरेलल है। तब दोनों पैरेलल होते हैं तो फेज शिफ्ट कितना होता है, जीरो हो जाता है। फेज शिफ्ट जीरो होगा तो इसका मतलब है कि दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस भी जीरो हो जाएगा। ये बातें आपने अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेनी है, यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये ग्राफ आपको वैसे याद अगर नहीं रहेगा तो आपने इन इक्वेशन को याद कर लेना। ये इक्वेशन दोनों, क्योंकि ये वोल्टेज और करंट दोनों एक ही फैक्टर पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इसका ग्राफ भी एक ही जैसा बनेगा। जब ग्राफ एक जैसा बनेगा तो इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस भी है वो भी जीरो रहेगा। Thus the current I and voltage are in phasor diagram of resistive circuit। अब जिसके ऐसा सर्किट जिसके अंदर रेजिस्टेंस लगी हो उसको बोलते हैं रेजिस्टिव सर्किट, ये बात भी आपने याद कर लेनी। द वोल्टेज V एंड करंट आर ड्रॉन पैरेलल। अब इधर देखें आपको नजर आ रहा है कि दोनों क्या हैं, पैरेलल, बिकॉज देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन दम। तो इधर से भी हमें ये बात नजर आ रही है कि इनके दरमियान फेज का कोई डिफरेंस नहीं है। फेज डिफरेंस तब होता है कि अगर ये वाली वैल्यू इधर आ जाती और ये वैल्यू इधर आ जाती तो फिर हम कह सकें एक वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दे रही है और दूसरी वैल्यू मिनिमम दे रही है उसी पॉइंट के ऊपर। अब दोनों एक जैसी वैल्यूज अगर जनरेट करेंगी तो हम कहेंगे कि इनके दरमियान फेज डिफरेंस जीरो है, ठीक होगी बात। नेक्स्ट है जी रेजिस्टेंस। ये टॉपिक का हिस्सा ही है, ये आपने याद भी करना है, इसके अंदर लिखना भी है, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस पहले पढ़ा हुआ डीसी के केस में, अब ये हम रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं एसी के केस में। द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय रेजिस्टेंस टू फ्लो विद अल्टरनेटिंग करंट, वहां पे क्या था, डायरेक्ट करंट। वो ऑपोजिशन, वो मुजामत चार पार्टिकल को जब हम किसी सर्किट के अंदर अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करवाते हैं उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, विच कैन बी डिटरमाइंड बाय द फार्मूला R इज इक्वल टू V ओवर I। क्योंकि अब हम यूज कर रहे हैं अल्टरनेटिंग, तो इधर RMS वैल्यू वोल्टेज की और इधर RMS वैल्यू करंट की, तो इसका यूनिट जो है वो सेम रहेगा। इसी तरह पावर, अब देखें जब सर्किट के अंदर पॉजिटिव साइकिल गुजरेगा, करंट के बारे में अगर हम देखें तो करंट पावर पे भी पॉजिटिव रहेगी क्योंकि I का स्केयर है। और अगर हम नेगेटिव साइकिल की बात करें, यानी कि इस साइकिल की बात करें तो इसकी वैल्यू नेगेटिव थी, तो जब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो पावर फिर पॉजिटिव हो जाएगी। सेम इसी तरीके से जब वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव साइकिल की वैल्यू पुट करेंगे तो फिर आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। जब नेगेटिव साइकिल की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर फिर पॉजिटिव रहेगा। यानी कि इस सर्किट के अंदर, रेजिस्टिव सर्किट के अंदर हमेशा पावर डिलीवर्ड होगी सर्किट के अंदर, और जब पावर डिलीवर्ड होगी तो वहां पर पावर डेसिपेट भी होगी। तो पावर डेसिपेट कैलकुलेट करने का ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, पावर डिलीवर्ड करने का ये वाला फार्मूला पढ़ा हुआ है हमने, और पावर डेसिपेट करने का ये वाला फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिव सर्किट के अंदर हम पावर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करती है, पावर डेसिपेट करती है अक्रॉस द टर्मिनल्स। तो अगर हम यहाँ पे डायग्राम को देखें तो ए और बी के अक्रॉस हम पावर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि पावर इसके अंदर जनरेट होगी। क्यों होगी जनरेट, क्योंकि इसके अंदर I और V का यहाँ पे स्केयर है। I और V का स्केयर रिप्रेजेंट कर रहा है कि पावर कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो इसमें एमसीक्यू से बन सकता है कि रेजिस्टिव सर्किट के अंदर पावर जीरो होती है या नॉन जीरो हो सकती है। इसमें कभी भी पावर नॉन जीरो नहीं होगी, क्योंकि नेगेटिव साइकिल इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा स्केयर होने की वजह से। दी रिलेशन ओनली होल्ड व्हेन करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। ये तब होगा जब दोनों इन फेज होंगे, यानी कि दोनों सेम वैल्यू पॉजिटिव दे रहे होंगे, सेम वैल्यू नेगेटिव दे रहे होंगे, तो होगा तब जाके ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। और ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि पावर, ये वाले फार्मूले कब अप्लाई किए जाएंगे, जब दोनों आपके पास क्वांटिटीज इन फेज होंगी। अदरवाइज हम क्या नाम है, इसको ये वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे, इसको हम मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है, कोई बात समझ नहीं आई, तो आपने फिर पूछ लेना है। और ख़ास तौर पर बुक्स लाजमी पढ़नी है। अक्सर बच्चों
को देखने में ये आता है कि फिर वो लेक्चर तो सुन लेते हैं लेकिन फिर वो बाद में तो भूल जाता है उनको, या फिर लेक्चर सुनते भी हैं उनको समझ नहीं आ रही। तो उसकी वजह यही होती है कि आप सिर्फ और सिर्फ लेक्चर पे डिपेंड कर रहे होते हैं। आपने कम से कम एक मरतबा बुक को लाजमी रीड करना है ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि हम पढ़ कर रहे हैं। जब एक मरतबा खुद से रीड करेंगे तो आपको ये बातें क्लियर होती जाएंगी और जो भी क्वेश्चन आपके जहन में होगा फिर आपने वो पूछ लेना है। और घर बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करना, साथ साथ अपनी तैयारी करते रहना है और उतनी देर तक अपना ख्याल रखिएगा, घर बैठ के तैयारी करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 6 के अंदर। उसके अंदर हम AC थ्रू कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह।